नमस्कार दोस्तों, डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेंगे वो है भारतीय संघवाद। नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम इसको ये कहाँ से शुरू हुआ, कब इसकी समितियाँ बनी, क्या क्या उसकी सिफारिशें थी, क्या क्या मानी गई और क्या क्या संविधान में अपनाई गई, इन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय संघवाद का जब हम नाम लेते हैं तो यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध ये शब्द बड़ा ही उभर के आता है। तो इसकी हम बात करते हैं थोड़ी सी कि केंद्र राज्य संबंध भारत में एक कठिन और नवीन चरण में 1960 के मध्य, जिसे प्रतियोगी राजनीतिक युग भी कहा गया, में शुरू हुआ। जिस युग को प्रतियोगी राजनीतिक युग कहा गया, 1983 में भारत सरकार ने राज्य केंद्र आयोग का गठन किया, जिसे हम भली भांति सरकारिया आयोग के नाम से जानते हैं। यह केंद्र राज्यों के संबंधों पर एक आयोग था। सरकार द्वारा घोषित अधिसूचना में आयोग को केंद्र व राज्य सरकारों के संबंधों के सभी पक्षों की जांच की करके रिपोर्ट देने को कहा गया। किस आयोग में? इसमें सरकारिया आयोग में केंद्र और राज्य के सभी पक्षों के जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। किसने कहा? सरकार ने। अब ये जो आयोग था ना, इसने क्या किया कि 4 वर्ष बाद लगभग 1987 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी। तो ये जो रिपोर्ट दी ये सिफारिशों के रूप में थी और महत्वपूर्ण थी। अनुच्छेद 263 जो स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की मांग करता है। अब देखिए कुछ बातें कि केंद्र व राज्यों के बीच की वर्तमान व्यवस्थाओं को जांचने व पुनरीक्षण करते समय परिवर्तन करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करते समय आयोग ने इस लंबे काल में हुए सामाजिक व आर्थिक विकास को ध्यान में रखेगा और देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसकी एकता व अखंडता, जो जन कल्याण विकास के लिए सर्वोच्च महत्व है, सुरक्षित बनाने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा बनाई गई संविधान का ढांचे का आदर करेगा। ये इस सरकारिया आयोग के लिए निर्देश थे। अब आयोग के अधिकार क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हैं कि आयोग केंद्र व राज्यों के संबंधों की विस्तृत जांच करेगा और उसका पुनरीक्षण भी करेगा। ठीक है। और ऐसा करते समय आयोग देश में हुए सामाजिक व आर्थिक विकास को दृष्टि में रखेगा, देश की स्वतंत्रता एकता इनकी रक्षा करेगा और आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय संविधान में किए गए संशोधन सहित विस्तृत सिफारिश भी करेगा। तो मैंने बोला ना कि इन्होंने सिफारिशें दी। 4 वर्ष बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें सिफारिशें कहा गया। अब देखिए, 4 वर्षों बाद सिफारिशें प्रस्तुत की गई। सिफारिशों को खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, राज्यपाल की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाएं आदि को सम्मिलित किया गया। आयोग द्वारा सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश मैं बता चुका, अनुच्छेद 263, जिसमें स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए कहा गया था। आयोग का सुझाव था कि 263 के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद की पृथक पहचान व्यवस्था हो और 263 अनुच्छेद के अंतर्गत एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था एक स्तर पर निर्माण हो। और इनकी ये भी मांग थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक तथा विकास परिषद रख दिया जाए। ये भी सरकारिया आयोग की ही रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक तथा विकास परिषद रख दिया जाए। अब देखिए, कुछ क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, लगभग 5। कितनी? 5 जो स्थायी रूप से हैं। तो इन क्षेत्रीय परिषदों को 263 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्माण करने की सलाह दी। चक्रवर्ती द्वारा एक मुख्यमंत्री का निर्वाचक वार्षिक बनाया जाए और यह अपेक्षा हो गई कि अंतर सरकारी परिषद जैसे क्षेत्रीय परिषद के लिए प्रक्रियाएं हों। आयोग संघ कानून के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ बातचीत की सलाह भी देता है, लेकिन सुझाव यह भी साथ साथ देता है कि इसे संवैधानिक अनिवार्यता नहीं बनाया जाना चाहिए। ये कौन देता है? सरकारिया आयोग। अब भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं।
प्रोफेसर गार्नर कहते हैं कि संघीय व्यवस्था में सभी प्रशासनिक शक्तियां संविधान द्वारा राज्यों व केंद्र के बीच विभाजित होती है। ये भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि संघीय व्यवस्था में सभी प्रशासनिक शक्तियां संविधान द्वारा राज्य सरकारों व केंद्र के बीच में विभाजित होती हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद की प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे संघवाद की कौन कौन सी प्रकृति होती है। तो पहली प्रकृति तो हमें पता है कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता, ये पहली प्रकृति है, संविधान की सर्वोच्चता। तो इसकी हम बात करें तो बोलेंगे कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को सर्वोच्च बनाया। संविधान ही संघात्मक शासन का निर्माण करता है। संघात्मक शासन देश के अंदर विद्यमान अनेक इकाई सरकारों को स्वीकृति प्रदान करता है और उन इकाई संघ के बीच में केंद्रीय सत्ता को मान्यता देता है, और केंद्र और इकाई संविधान के अंतर्गत है और उसी में नियंत्रित है। तो संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और उसकी इकाई संविधान में ही, संविधान से ऊपर नहीं है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी करेंगे बोलेंगे तो वो है लिखित व कठोर संविधान। यह भी भारतीय संघवाद की प्रकृति है। देखिए, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान केवल शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया था, बल्कि दोनों प्रकार की इकाइयों इनका स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इसमें की गई है। और संविधान में संशोधन विधि को कठोर बनाया गया है तथा संशोधन केंद्र व राज्य दोनों की सहमति से ही किया जा सकता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण को स्थायी बनाया गया है। संविधान में संशोधन होगा तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है। तो यह कठोर विशेषता का परिचायक है। तीसरी विशेषता की हम बात करते हैं तो वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। संघवाद केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को प्रकट करता है। अब इसमें हमारे यहाँ पे हमें पता है 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन सूचियों में क्या है, शक्तियां ही हैं जो क्या की गई हैं, विभाजित की गई हैं। संघ केंद्र के लिए, राज्य राज्यों के लिए, और समवर्ती जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों का बराबर का हस्तक्षेप होता है। और अवशिष्ट शक्तियां जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों में निहित है, वहीं भारत में यह शक्तियां केंद्र में है। वे शक्ति जो ना तो राज्य के पास है ना केंद्र के पास है, तो वो कौन सी शक्ति होगी, अवशिष्ट। और ये अवशिष्ट शक्तियों का सीधा सीधा हाथ में किसके है, सेंटर के, मतलब केंद्र के। अब हमारे एक और विशेषता आती है, वह है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जिसमें भूमिका संविधान के संरक्षक जैसी है। यदि केंद्र और राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करे तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करेगा और अवैध करार देगा। मतलब अगर यहाँ पे सेंटर और स्टेट की कोई बात पे ठन जाती है तो वहाँ पे न्यायपालिका उस फैसले को सुरक्षित रखेगा और अपनी राय रखेगा और संविधान की सुरक्षा करेगा। द्विसदनात्मक विधायिका। द्विसदनात्मक विधायिका से तात्पर्य है कि संविधान केंद्र द्विसदनात्मक विधानमंडल में व्यवस्था करता है जिसे संसद नाम से जानते हैं और जिसका निर्माण लोकसभा और राज्यसभा से होता है। यह हमारे यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा। इन विषयों की चर्चा हम अलग से करेंगे। हम सिर्फ अब भारतीय संघवाद की विशेषताओं के ऊपर जोर डाल रहे हैं
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण। कौन सा लक्षण? एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान एक संघीय संविधान अवश्य है, लेकिन उसमें एकात्मक संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण भी हैं। जैसे भारत के संविधान में संघीय गुणों का समावेश व्यवहारिकता को दूर करता है, और भारतीय संविधान महत्वपूर्ण एकात्मक अथवा केंद्रीकरण के लक्षण इस प्रकार हैं। अब इस एकात्मक लक्षण के देखिए, एक विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण होता है। तो एकात्मक हम केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, ये हम विकेंद्रीकरण की बात कर चुके। संविधान में लचीलापन, हमने ऊपर कठोरता बताया था, क्या बताई थी विशेषता? कठोरता, और यहाँ पे क्या है? लचीलापन। भारत का संविधान अन्य संघीय राज्यों की तुलना में अधिक लचीला है। कैसे? भारत में राज्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं रखते जिसमें संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार रखते हों। इसके बिल्कुल विपरीत संयुक्त राज्य, जहां राज्य ही संशोधन को प्रारंभिक रूप दे सकते हैं, तथा संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां बिना राज्य की सहमति के कोई संशोधन पारित हो सकता है। अब यहाँ पे भारत का संविधान में क्या है कि संविधान में मुख्य भागों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से मतदान द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ये लचीलापन है। जो भी सदस्य उपस्थित हैं उनके साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक अंतिम है यहाँ पे शक्तिशाली केंद्र। क्या है शक्तिशाली केंद्र? ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत के संविधान ने केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया है। बिल्कुल, यह राज्यों की तुलना में विधि निर्माण में अधिक विषय, संघ और राज्यों के भी विषय और समवर्ती के भी विषय इसके पास हैं। क्योंकि दोनों आपात केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र को ही कानून को मान्यता होता है। इस प्रकार अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र ही उपयोग में लेता है। तो मैंने जो ये 3 शक्तियों के बारे में बताया था, वहां पे केंद्र की ही वाहवाही हो रही थी। इन्हीं की शक्तियों को सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसमें अब बचा है वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंध। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।